हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की मैराथन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट है करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो देखिए हम जानते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसी तरह मध्य प्रदेश भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर जो होता है। कैपिटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे? जो जिस कंट्री की इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर्स पर डिपेंड है उसे हम कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और जिस कंट्री की इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर्स पर डिपेंड है फुल्ली, उसे सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो एमपी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। अब मध्य प्रदेश अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। अंडर डेवलप्ड मींस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित मतलब अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है स्टेट, धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए एमपी अंडर डेवलप्ड स्टेट में शामिल है अभी। एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिस इकोनॉमी में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होती है, उस अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एमपी मिक्स्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम एमपी की करंट पोजीशन की बात करें इंडिया में, तो एरिया वाइज देखें तो 9.38% टोटल इंडिया का एरिया कवर करता है एमपी। और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान के बाद में। ओके, राजस्थान 10.4% एरिया कवर करता है इंडिया का। एमपी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जो कि 9.38% एरिया कवर करता है। अगर किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है एमपी का। ओके, और अगर जनसंख्या की बात करें तो 7,26,26,809 जनसंख्या है लास्ट सेंसस जनगणना के अनुसार, जो कि 2011 में हुई थी। अगर पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के आधार पर बात करें तो एमपी 5th पोजीशन होल्ड करता है आफ्टर यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फर्स्ट नंबर। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल और 5th नंबर पर मध्य प्रदेश। ओके, अगर जीडीपी पोजीशन की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में 5th पोजीशन होल्ड करता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान। और एमपी की बात करें, अगर इंडिया में एमपी स्टेट कौन से स्थान पर आता है तो 10th पोजीशन पर एमपी आता है। उसके आगे 9 और ऐसे स्टेट है जो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन एमपी से ज्यादा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए स्टेट वाइज, तो मध्य प्रदेश 4th पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है। एमपी फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने जनवरी टू दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया है। यूजुअली हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ओके, बट एमपी फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जिसने जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया है। और अगर एस्टिमेट बजट की बात की जाए 2023-24, तो 3,49,000 करोड़ एस्टिमेट बजट रहा है 2023-24 का। ओके, 3,49,000 करोड़ ये एस्टिमेट बजट रहा है। नेक्स्ट अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड होता है। एमपी फर्स्ट स्टेट है जिसे 7 टाइम
कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ये मैक्सिमम टाइम अवार्ड मिला है एमपी को, ये ध्यान रखना है। कृषि कर्मण अवार्ड सबसे ज्यादा टाइम एमपी को मिला है। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात की जाए लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर से, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट एमपी में ही देखी गई है और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जा रहा है प्राइमरी सेक्टर का। जैसे लास्ट 2020 एंड 21 में 18% ग्रोथ रेट देखी गई है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एमपी में। और अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2011-12 के सेंसस के अनुसार 33% था प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। 2022 में देखा जाए तो 44% था और अब अबाउ 50% है, 54%। ओके, तो धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश की मुख्य फसल की बात की जाए तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है। ओके, और मसालों में भी अब मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। वीट प्रोडक्शन की बात की जाए तो थर्ड रैंक होल्ड किए हुए हैं एमपी आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड पंजाब हरियाणा। इनके बाद मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग की बात की जाए तो थर्ड रैंक है आफ्टर राजस्थान। फर्स्ट पोजीशन पर यूपी है, सेकंड पर राजस्थान एंड थर्ड पोजीशन होल्ड किए हैं एमपी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर में। 2011-12 के अनुसार 27% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का। और 2020-21 आते आते ये कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। 2020-21 आते आते 19% रह गया है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात की जाए तो 100% में से 42% शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 39% और लगभग 40% कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। एंड अदर सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन सब का 17% है। तो ये ऑल आर सेकेंडरी सेक्टर की बात है कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर में। मध्य प्रदेश, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश 7th रैंक होल्डर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी कुछ कम हुआ है। जैसे 2011-12 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 39% था, जबकि 2020-21 आते आते ये परसेंट भी कम हो गया है, 33% रह गया है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 31% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 21%, 22% हम समझ सकते हैं कि 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। और अगर एमपी की बात की जाए तो 31% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी का मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट माना गया है। तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय नीति आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंक एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट क्वालिटी एजुकेशन में 23rd रैंक है आउट ऑफ 28, जो कि बहुत पीछे है। अभी 28 स्टेट में से मध्य प्रदेश की रैंक 23 है। और लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है अकॉर्डिंग टू
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और एमपी के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 69% लिटरेसी रेट है एमपी का। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो पहले से वो अभी थोड़ा कम हुआ है, 46 पर 1000 लीव बर्थ से घटकर 43 पर 1000 लीव बर्थ हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। क्वालिटी एजुकेशन में एमपी की रैंक 23rd है आउट ऑफ 28। और लिटरेसी रेट 69% है, 69.3%। टेक्निकल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हर स्टेट के डेवलपमेंट में टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में भी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को काफी प्रायोरिटी दी गई है, काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1300 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में, और 1020 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईटीआई है, जिसमें से 262 गवर्नमेंट आईटीआई से एंड 758 प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जनसंख्या हम देख चुके हैं 7 करोड़ 26 लाख 26,809 जनसंख्या है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 51% है और फीमेल पॉपुलेशन 48% है। ये परसेंट आपको ध्यान रखना है, ये एमपी है। उसके बाद 2001 से अगर हम कंपेयर करें तो 2001 में लगभग 6 करोड़ जनसंख्या थी मध्य प्रदेश की। 2011 आते आते ये जनसंख्या 7 करोड़ से भी ऊपर हो गई, 7 करोड़ 26 लाख। और अगर रिसेंट बात करें तो 8.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनसंख्या हो चुकी है। बट आपको लास्ट डेटा सेंसस का 2011 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, 7 करोड़ 26 लाख, ओके, 26,809। अगर इसमें रूरल पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या की, तो 72% जनसंख्या मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है, लगभग 5 करोड़ 26 लाख। और अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, शहरी जनसंख्या की, तो 27% शहरी जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, वो है इंदौर। लगभग 32 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है इंदौर में। और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हरदा सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 5 लाख से ज्यादा, 5,70,465। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इंदौर है एंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हरदा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टॉप 5 पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा इंदौर की पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पर जबलपुर, थर्ड पर सागर, फोर्थ पर भोपाल एंड फिफ्थ पर रीवा है। अगर लिटरेसी की बात की जाए तो 2001 में 63% लिटरेसी रेट था मध्य प्रदेश का, ये 2011 में आते आते 69 हो गया है। अभी हमने बात की है, जो कि कंट्री के लिटरेसी रेट से फिर भी बहुत कम है। कंट्री का लिटरेसी रेट 74% है एंड एमपी का लिटरेसी रेट 69% है। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो जबलपुर हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट है, 81% जबलपुर का लिटरेसी रेट है। एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखा जाए तो अलीराजपुर का लिटरेसी रेट सबसे कम है एमपी में, 36%। ओके, यहाँ पर भी अगर मेल और फीमेल में डिवाइड कर दी जाए एमपी का लिटरेसी रेट तो 78% मेल का लिटरेसी रेट है एंड 59% फीमेल लिटरेसी रेट है, जो कि काफी कम है। अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की है, जो कि 2023 में स्टार्ट हुई थी और भोपाल में 17 मई को अप्रूव हुई थी। इसका मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्ट है कम से कम 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अर्निंग के साथ साथ। अब
जैसे जो 12th पास है उनको 8,000 रुपये पर मंथ अर्निंग होगी, ITI पास को 8,500, डिप्लोमा पास को 9,000 और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 10,000 रुपए तक मिलेंगे। तो ट्रेनिंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। अगर हेल्थ सेंटर की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो 23 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर हेल्थ सेंटर्स टोटल स्टेट में 14,332 है। ओके, ये ध्यान रखना है। और अगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो लगभग 4 हेल्थ सेंटर मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, लगभग 9 हेल्थ सेंटर अवेलेबल है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे कम शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, लगभग 2 हेल्थ सेंटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। अगर गुड हेल्थ क्वालिटी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 25th रैंक है आउट ऑफ 28 स्टेट गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो इसमें भी काफी पीछे है, 28 स्टेट में से 25th पोजीशन होल्ड करता है गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की 121st रैंक है अमंग 163 कंट्रीज। 163 देशों में इंडिया की जो रैंक है वो 121वीं है अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022। ओके, और मध्य प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो मोटो रखा है, लक्ष्य रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसका मतलब है कि नो वन लीव बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे, सब एक साथ चले। कोई भी अमीर हो या गरीब हो, सभी का एक साथ विकास हो, सबका प्रयास हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लाइन है मध्य प्रदेश की। टोटल 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ये एज यूजुअल सभी जानते हैं। 17 गोल्स में कौन कौन से गोल्स है वो हम देख लेते हैं स्पीड से। तो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी एकदम हटाना है 2030 तक। आपको ये भी बता दूं कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इनका उद्देश्य है कि गरीबी, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें खत्म करना है 2030 तक। ये सभी दूसरी कंट्रीज का भी ऑब्जेक्ट यही है, उद्देश्य यही है। तो 2030 तक गरीबी को हटाना है और सभी के लिए रिसोर्सेस इक्वली अवेलेबल रखना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी पद से हो, अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस इक्वली सभी को राइट मिलना चाहिए। सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर। तो जो भूखमरी है वो एकदम खत्म हो जानी चाहिए 2030 तक, ये लक्ष्य रखा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है 2030 तक और जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, ओनली मॉनसून पर डिपेंड नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ से रिलेटेड भी गोल रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो इसमें मेटरनल मोर्टेलिटी रेट लगभग 1 लाख में 70 से कम होनी चाहिए 2030 तक। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर भी 1000 में 25 से कम होनी चाहिए। मतलब 1000 नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो उसमें ये कोशिश करना है कि इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी रहे कि वो दर 25 से कम आए। ठीक, एंड कम्युनिकेबल डिसीज एलिमिनेट, एकदम हटा देनी है, जैसे एड्स, मलेरिया, वाटरबॉर्न, पानी, गंदे पानी जमा होने से जो जो बीमारियां बढ़ती है, ये सारी चीजें 2030 तक ये सारी बीमारियां एकदम खत्म करनी है। सभी की वैक्सीन बना लेनी है 2030 तक। क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th। तो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या गोल है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इक्वलिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए, समानता के आधार पर, और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए 2030 तक।
जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो सके। 2030 तक इस क्वालिटी की एजुकेशन लानी है। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, जो भी जेंडर असमानता है, ठीक है, उससे हटानी है। और जितने भी यूथ है वो सब ग्रेजुएट होने चाहिए, लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ये लक्ष्य है 2030 तक। फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार है इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, चीफ मिनिस्टर रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना, संत रविदास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना तो अभी लास्ट ईयर ही आई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये स्कीम से जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एंड जो बालिकाएं हैं लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती है हर स्टेट की सरकार, ताकि जेंडर इक्वलिटी की मेंटेलिटी आए लोगों में। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। तो 2030 तक पानी इतना अवेलेबल होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से कि पानी की कमी एकदम खत्म हो जाए। वाटर यूज इफिशिएंटली करना है हमको, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 बोलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो जो एनर्जी बिजली है वो अफोर्डेबल होना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए सभी जगह 2030 तक। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 बोलता है कि डिसेंट वर्क एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सतत इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 साल तो हमने अच्छी ग्रोथ की उसके बाद वापस कम हो गया, है ना। जैसे 2020 एंड 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई थी, क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना। तो कोरोना की वजह से 2020 और 21 में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई थी। तो वो तो एक रीजन था जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। बट अब आगे ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रहे, कंटिन्यू रहे। फिर 9th गोल क्या बोलता है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव करना है, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना है, ताकि 2030 तक हमारा स्टेट और हमारा देश इंडस्ट्रीज इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप्ड स्टेट बन सके, डेवलप्ड कंट्री बन सके। फिर रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता को एकदम खत्म करना है, चाहे वो सोशल बेस पे हो, इकोनॉमिक बेस पे हो या पॉलिटिकल बेस पर हो। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 बोलता है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो अफोर्डेबल एंड सेफ हाउसिंग फैसिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड सेफ सस्टेनेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना चाहिए, गांव में भी ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए कि हर गांव शहर लगे, इतनी फैसिलिटी हर गांव तक पहुंचनी चाहिए 2030 तक। 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए कि आगे नेचुरल रिसोर्सेस का इस तरह से यूज करें कि आने वाली भी जो जनरेशन है आज से 50 साल बाद भी उनके लिए भी रिसोर्सेस अवेलेबल रहे। इस तरह से हमको कंजम्पशन करना है रिसोर्सेस का, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। फिर है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन में एमपी फर्स्ट स्टेट बना है जिसने स्टेट एक्शन प्लान बनाया है क्लाइमेट चेंज पर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो जो पानी के अंदर मेरीन पॉल्यूशन होता है, समुद्र के अंदर जो भी बहुत सारे जीव है, तो उनका भी ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन हम कम से कम करें, वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो। देन 15 है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो सभी को एक साथ मिलकर इन गोल्स को अचीव करना है। अगर चाहे कंट्रीज के बीच में हो या स्टेट्स के बीच में हो, सभी मिलकर अगर सोचेंगे तभी ये गोल 2030 तक अचीव हो पाएंगे। फिर है लाइफ ऑन लैंड। तो जमीन पर रहने वाले भी जो जीव और जंतु है उनका भी ध्यान रखना है, उनके कंजर्वेशन का ध्यान रखना है, इकोसिस्टम बनाए रखना है, साफ वातावरण विदाउट पॉल्यूशन, कम से कम पेड़ काटे, है ना, तभी
जो जमीन पर, धरती पर जीव जंतु है वो 2030 तक रहेंगे और उतने ही रहेंगे जितने अभी है। एंड लास्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो जितना भी लीगल काम है ना, हर स्टेट, हर कंट्री लॉ के अकॉर्डिंग चले, जो भी नियम कानून बने उसके अकॉर्डिंग चले, एंड हर किसी को लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड हो। तो 2030 तक ये सारे गोल्स है जो अचीव करना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन मध्य प्रदेश। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये हमने पढ़ा था अभी। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होगा प्राइमरी सेक्टर में? तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, हॉर्टिकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी। तो इन सभी, ये सभी आते हैं। फिशरीज मीन्स मछली पालन। तो प्राइमरी सेक्टर में ये सभी इंक्लूड होते हैं। अब मध्य प्रदेश, अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड रैंक है मध्य प्रदेश की फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार 69.6% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इसमें एंगेज थी एग्रीकल्चर में। और 2024 आते आते ये परसेंट और बढ़ चुका है, लगभग 74-75%। 3/4 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें मध्य प्रदेश में, तो 2021-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एमपी में। ओके, ग्रीनफील्ड कॉम्प्लेक्स भी प्रपोज हुआ है पीथमपुर में, इंदौर के पास में पीथमपुर है, वहां पर ग्रीनफील्ड कॉम्प्लेक्स की नींव रखी जा चुकी है। आईटी पार्क अगर देखें तो एक गवर्नमेंट क्रिस्टल आईटी पार्क है इंदौर में, और 3 प्राइवेट आईटी पार्क है, इन्फोसिस, टीसीएस एंड इम्पेटस। एंड 1 टेक्सटाइल पार्क का प्रपोजल भी अप्रूव हो चुका है इंदौर में। तो ये इंडस्ट्रीज है इंदौर में। बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन है, जैसे मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एमपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, माइनिंग कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ये बस आपको एक बार पढ़ना है, सभी के नाम याद नहीं रखना है। ओके, अगर नाम आता है तो आपके माइंड में क्लिक हो कि हाँ ये हमने पढ़ा था कि ये एमपी में ये इंडस्ट्री है, तो ये आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट है एमएसएमई। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो मध्य प्रदेश में टोटल 2022 तक 2,13,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो चुकी थी, और इससे लगभग 11,30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है 181 करोड़। ओके, 181.63 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट दे चुकी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। अब देखिए 2020 में इनकी जो लिमिट डिसाइड थी वो चेंज कर दी गई थी। पहले 2020 के पहले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन कुछ अलग थी, लिमिट्स अलग थी। फिर 2020 में लिमिट्स बढ़ा दी गई। जैसे अगर 1 करोड़ रुपए के नीचे 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ के नीचे नहीं, अंदर अंदर, तो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होगी। वो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए एक साल में। ये सारी चीजें पर एनम दे रखी है। ठीक है, तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पर। नेक्स्ट, अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज कितनी रही है, तो 2018-19 में लगभग 2,97,000, 2.97 लाख
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज थी। 2019-20 में 2.88 लाख इंडस्ट्रीज थी। फिर 2020-21 आते आते थोड़ी कम हो गई और 2021-22 में भी बड़ी, पर उतनी नहीं जितनी पहले थी। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना। 2022-23 में फिर ये बढ़कर और 3,54,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो ये रिसेंट फिगर 2022-23 का आपको ध्यान रखना है कि कितनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है मध्य प्रदेश में। ओके। फिर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23 अप्रोक्स 72,961 किलोमीटर की लॉन्ग रोड्स है स्टेट में। ओके। और रोड डेंसिटी की बात की जाए तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 31 किलोमीटर की रोड अवेलेबल है। और अगर नेशन वाइज बात की जाए पूरे इंडिया में तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 83 किलोमीटर की रोड अवेलेबल है। तो अगर हम नेशन वाइज बात की जाए तो बहुत ही कम परसेंट है अभी स्टेट का, एमपी स्टेट का। ओके। अगर लेंथ ऑफ रोड की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में एमपी में 52 किलोमीटर की लेंथ है रोड्स की। और अगर यही कंट्री की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 75 किलोमीटर की रोड लेंथ वाइज अवेलेबल है। अगर रैंक वाइज बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 15th रैंक है आउट ऑफ 28 स्टेट लेंथ ऑफ रोड के नजरिए से हम बात करें तो। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का NH46 है, ये आपको ध्यान रखना है। NH46 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 634 किलोमीटर, 634 किलोमीटर लेंथ है NH46 हाईवे की। और अगर लेंथ ऑफ रोड अभी जो हम बात कर रहे थे उस नजरिए से देखें तो फर्स्ट स्टेट फर्स्ट रैंक पर कौन है? महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर है, मध्य प्रदेश 15th रैंक पर है। ओके। कुछ इंस्टीट्यूट भी है मध्य प्रदेश में, जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एंड फिटनेस सेंटर कंस्ट्रक्टेड इन पांडुरना, जो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है ना। अभी 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं एमपी में, ये आपको ध्यान रखना है। 52 नहीं है, लास्ट ईयर 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ठीक। तो नेक्स्ट कौन सा है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में है। नेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है। एंड व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रीवा में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट भी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट रोड ब्रिज ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? तवा ब्रिज। और ये कहाँ बना है? नर्मदापुरम में, है ना। नर्मदापुरम में तवा ब्रिज है, ये लार्जेस्ट ब्रिज है एमपी का एंड हेवीएस्ट रोड ब्रिज है एमपी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट तो हमने देख लिया, अब हाईएस्ट रोड ब्रिज कौन सा एमपी का? चंबल रिवर पर बना हुआ है। ओके। लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज कौन सा है? सिंध रिवर पर बना हुआ है, जो कि 250 मीटर लंबा है। और एशिया की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेक की बात करें तो वो पीथमपुर में सिचुएटेड है, धार डिस्ट्रिक्ट में। ओके। जो कि दुनिया के पूरे वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट ट्रेक है। नेक्स्ट अगर रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि रेल कब आई थी भारत में? 1853 में। ओके। सो रेलवे लाइन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुंबई से दिल्ली की जो रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी 1865 1878 के बीच में, वो लाइन पहली बार मध्य प्रदेश से जुड़कर गई थी, बॉम्बे से, मुंबई से दिल्ली। ओके। ये फर्स्ट रेलवे ट्रैक था एमपी का। होलकर स्टेट रेलवे, ओके, ये कहां पर है? टुकोजी राज होलकर सेकेंड। और खंडवा इंदौर रेलवे लाइन कब कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका? कंप्लीट 1869 में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1869 में खंडवा इंदौर रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी। और पहली बार एमपी में 1865 से लेकर 78 के बीच में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एमपी में, जो कि मुंबई से दिल्ली रेलवे लाइन था। रेलवे जोन की बात करें तो वेस्ट सेंट्रल में अगर स्टार्ट हुआ था 2003 में। ओके। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना है, जैसे अभी प्रेजेंटली 3 डिवीजन है, जबलपुर, भोपाल, कोटा, राजस्थान। ठीक है।
ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे के 3 डिवीजन है। और अगर एमपी की बात करें कि एमपी की मेजर रेलवे जोन कहाँ कहाँ पर है, तो जबलपुर में है वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर, रतलाम में है वेस्टर्न रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर, खंडवा में है सेंट्रल रेलवे डिवीजन हेडक्वार्टर, ठीक, अनूपपुर में है साउथ ईस्टर्न रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर और ग्वालियर में है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर। देखिए ये अभी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये मैराथन क्लास है ना, हमको 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस एक बार बताना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसलिए शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। अगर हम इसे आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स में आपको डिटेल में कवर करवाऊंगा। फिर द फर्स्ट स्टेशन आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड फर्स्ट स्टेशन कौन सा है, एमपी का रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है। इसका पहले क्या नाम था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ना, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है। ये फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। ओके, फिर एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन भी था, है ना, जिसका भी नाम चेंज कर अब क्या नाम हो गया है, टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। ओके, जबलपुर में फर्स्ट स्टेशन है जो वाईफाई एंड ऑटोमेटिक रेलवे गेट फैसिलिटी के साथ बना हुआ है। अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एयर ट्रांसपोर्ट 1948 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट एयरवे ट्रांसपोर्ट इंदौर से ग्वालियर के बीच में, ठीक। आज के टाइम में कुछ मेजर सिटीज में एयरपोर्ट से इंदौर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर में, ठीक। मेजरली अगर देखा जाए तो 8 एयरपोर्ट है, बट फंक्शनिंग 5 सर्विसेज दे रहे हैं अभी भी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो के। तो मेजरली 5 एयरपोर्ट है जो कि अभी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, भोपाल एयरपोर्ट, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर में, और 3 नॉन ऑपरेशनल है, खंडवा में, पन्ना में और भरूच में, ठीक। अब देखिए इनके नाम क्या, ये आपको ध्यान रखना है। भोपाल में जो एयरपोर्ट है उसका राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है, खजुराहो में महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट है और जबलपुर में दुमना या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट है। ये 5 एयरपोर्ट मेजर है। इसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदौर और भोपाल के, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट कैसे हैं, इंटरनेशनल है। टोटल 5 एयरपोर्ट है फंक्शनिंग में। अब कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन सर्विसेज मध्य प्रदेश में 1962 में स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, पोस्ट ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, भोपाल में। अगर पोस्ट ऑफिस की संख्या देखी जाए मध्य प्रदेश में तो 8,317 पोस्ट ऑफिसेस हैं और पोस्टल लेटर बॉक्स कितने हैं, 40,742, ठीक। ऐसे ही कंट्री का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है, विदिशा में। ये ध्यान रखना है, पूरी कंट्री का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र स्टेब्लिश हुआ है विदिशा में, विदिशा के मध्य प्रदेश के विदिशा में। अब एनर्जी की बात करें अगर, तो एनर्जी सप्लाई कब से स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में, 1948 से, लगभग आजादी के बाद से, ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट हुआ है, जो कमिटी, जो डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट थोड़े टाइम पहले बन चुका था। उस डिपार्टमेंट को बनने के बाद फिर 2-3 साल फंक्शनिंग में हुए और प्रॉपरली 48 से स्टार्ट हो गया। अगर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये 1945 में स्टेब्लिश हो चुका था और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बनी थी, 1950 में, मध्य प्रदेश की जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनी थी 1950 में जबलपुर में। अब अगर मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश हुआ था 1982 में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। और एक और बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है कहाँ पर है, जबलपुर में, शक्ति भवन के नाम से है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ पढ़नी है, ठीक है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है मध्य प्रदेश में 1185 किलोवाट की, ओके। और स्टेट में 28,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
मध्य प्रदेश अगर इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश की 8th रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी सप्लायर में। मध्य प्रदेश 4th प्लेस होल्डर है सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। ओके, इसके बाद में राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र के बाद में 4th रैंक पर। अब देखिए नेक्स्ट 5th यूनिट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो जब कंट्री में स्टार्ट हुआ था ये 2020 में है ना, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया कोरोना क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। ठीक, और यही चीज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुका है काफी टाइम से। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 ठीक लॉन्च कब हुआ था, नवंबर में, कुछ 5-6 महीने बाद 12 नवंबर 2020 में। और ये उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 लॉन्च किया था। इसी के बेसिस पर इंस्पायर होकर मध्य प्रदेश की सरकार ने हर नागरिक को आगे आकर चाहे वो जॉब के सेक्टर में हो या फिर बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की है। मेनली 4 चीजों में 4 पिलर है इसके। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 पिलर है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, ट्रेवल एंड टूरिस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 5-6 चीजें आती है। रोड फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रेवल टूरिस्ट के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, एनर्जी 24 आवर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। फिर गुड गवर्नेंस में पब्लिक सर्विसेज डिलीवर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज में, और लॉ रूल्स रेगुलेशन जो गाइडेंस बने हैं, जो रूल्स बने हैं, लॉ बने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमेशा सारी चीजें चलनी चाहिए। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन में देखें तो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एजुकेशन इस तरह की हो कि उनकी स्किल्स भी डेवलपमेंट हो ताकि उन्हें जॉब एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल सके। हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन भी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूव होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में ध्यान रखना है कि सिर्फ मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर ना हो, है ना। फिर इंडस्ट्री एंड स्किल्स में दिन पे दिन प्रोग्रेस हो, नेचुरल रिसोर्सेस इस तरह से हो कि सस्टेनेबल रहे, वो आगे भी 150 सालों तक, 200 500 सालों तक हमारे आने वाली कई जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेस का बेनिफिट ले सके। और ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस भी अच्छा चले, सारी सुविधाएं हो बिजनेस को लेकर मध्य प्रदेश में। तो ये 4 पिलर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें क्या है कि हर एक जिले का एक कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट से वो जिला निर्धारित हो सके, वो जिले का नाम रोशन हो सके कि इस जिले का ये चीज फेमस है। ओके, इंदौर के जैसे लेदर टॉयज है ना, फिर महेश्वरी की महेश्वरी साड़ी है, धार की बाग प्रिंट है ना, झाबुआ का कड़कनाथ है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मीन्स एक ऐसी योजना चलाई कि वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस प्रोडक्ट होगा और उस डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करेगा वो प्रोडक्ट। तो ये 2023 से स्टार्ट हुई है मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ओके, और ये स्कीम पहले से लॉन्च कर चुकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट में 2023 से स्टार्ट हुई है। इस स्कीम में लगभग 52 डिस्ट्रिक्ट से 38 प्रोडक्ट
38 ऐसे प्रोडक्ट लिए गए जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बताते हैं प्रोडक्ट। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के एक उत्पाद एक जिले की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो मध्य प्रदेश शासन ने एक मैप प्रदर्शित किया है जिसमें हर जिले से एक उत्पाद, हर जिले से एक ऐसा प्रोडक्ट प्रदर्शित किया है मैप में जो उस जिले की पहचान बताता है। उस जिले में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो उस जिले की पहचान बताता है और उसे ही मैप में प्रदर्शित किया है। जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, मुरैना जिले में सरसों एंड भिंड जिले में सरसों, क्योंकि सरसों की खेती मुरैना और भिंड दोनों ही जिले में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सरसों को एक जिला एक उत्पाद में मुरैना और भिंड में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि सरसों की खेती सबसे ज्यादा एमपी में मुरैना और भिंड में होती है। ऐसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो श्योपुर में अमरूद की फसल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अमरूद को शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शित किया गया है। ये मैप इसलिए भी बताया गया है ताकि आप ये समझ सके कि एक जिला एक उत्पाद में किस जिले से किस उत्पाद को चुना गया है। जैसे ग्वालियर से सैंड स्टोन टाइल्स को वन जिला वन उत्पाद में चुना गया है। ओके, दतिया में गुड़, तो दतिया में गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने से गुड़ शक्कर बनता है, इसलिए एक जिला एक उत्पाद में गुड़ को दतिया से चुना गया है। शिवपुरी से जैकेट या कपड़ा, क्योंकि वहां पर खेती काय की होती है, कपड़ा काय से बनता है, जूट, कॉटन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो शिवपुरी से जो एक उत्पाद एक जिला से चुना गया है वो कपड़ा जैकेट बनते हैं वहां पर, लेदर जैकेट है ना। उसके बाद जो अपन कपास की खेती है उससे जो कपड़ा बनता है, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से कपड़ा वो चाहे लेदर हो या फिर कपास हो। फिर गुना से धनिया को चुना गया है ना, धनिये की खेती गुना में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एक जिला एक उत्पाद में गुना से धनिया को चुना गया है। अशोक से चंदेरी साड़ी, चंदेरी हैंडलूम साड़ी को चुना गया है। आपने सुना भी होगा अशोकनगर की चंदेरी साड़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है। फिर विदिशा के कृषि उपकरण बहुत फेमस है, इसलिए विदिशा के कृषि उपकरण को एक जिला उत्पाद एक उत्पाद से चुना गया है। देन अगर भोपाल में आए तो भोपाल में जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जूट को भोपाल से चुना गया है। इसके बाद अगर कॉर्नर में आए नीमच, तो नीमच में भी धनिये की खेती बहुत होती है। ध्यान रखना गुना और नीमच दोनों को धनिये के लिए एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया है। फिर मंदसौर में सबसे ज्यादा खेती होती है लहसुन की। ओके, तो लहसुन को मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से डिनोट किया गया है एक जिला एक उत्पाद में। फिर रतलाम के नमकीन, आपने सुना भी होगा, जीआई टैग भी मिला है रतलाम की रतलामी सेव को। ओके, उसके बाद उज्जैन की बाटिक प्रिंट बहुत फेमस है, इसलिए उज्जैन के बाटिक प्रिंट को एक जिला एक उत्पाद से चुना गया है। देन झाबुआ का कड़कनाथ, तो जीआई टैग भी मिल चुका है झाबुआ के कड़कनाथ को, इसलिए और कड़कनाथ झाबुआ का कड़कनाथ बहुत फेमस भी है, जीआई टैग भी मिल चुका है, इस वजह से एक जिला एक उत्पाद में झाबुआ से कड़कनाथ को चुना गया है। फिर आए तो अलीराजपुर से महुआ की खेती, महुआ क्या होता है, जिससे शराब बनती है, इस और अलीराजपुर जिले में महुआ की खेती बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए अलीराजपुर से महुआ को एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया है। फिर धार से बाग प्रिंट को एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है, बाग प्रिंट को जीआई टैग भी मिल चुका है। फिर बड़वानी से अदरक को चुना गया है, अदरक की खेती बड़वानी साइड बहुत होती है। फिर खरगोन से मिर्च को चुना गया है, हरी मिर्च लाल मिर्च, मिर्ची की खेती बहुत होती है खरगोन में। देन आता है अपन इंदौर में, तो इंदौर में आलू को चुना गया है, आलू की खेती बहुत होती है, इस वजह से आलू को इंदौर का एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर जीआई टैग की बात करें तो इंदौर के लेदर टॉयज को जीआई टैग मिल चुका है, और एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो इंदौर के आलू को एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया है। फिर देवास और अपन हरदा, देवास और हरदा दोनों को बांस, दोनों के बांस
बहुत फेमस है। इस वजह से जो है एक जिला एक उत्पाद में बांस को चुना गया है देवास और हरदा से। फिर प्याज की खेती खंडवा में पाई जाती है बहुत मात्रा में, इस वजह से खंडवा को एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है प्याज की खेती के लिए। फिर बुरहानपुर के केले, केले की खेती बहुत होती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर ही बुरहानपुर आता है, इस वजह से एक जिला एक उत्पाद में केले चुने गए हैं बुरहानपुर से। फिर बैतूल से आती है सागौन की लकड़ियां, ठीक। फिर नर्मदापुरम तो है ही अपने पर्यटन स्थल, इस वजह से पर्यटन स्थल के लिए नर्मदापुरम को चुना गया है। फिर बासमती चावल आते हैं रायसेन से, सो रायसेन को एक जिला एक उत्पाद में बासमती चावल के लिए चुना गया है। फिर सागर को भी कृषि उपकरण के लिए चुना गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विदिशा और सागर ये दोनों पास पास में हैं, इन दोनों को ही कृषि उपकरण के लिए चुना गया है। फिर छतरपुर लकड़ी के फर्नीचर के लिए फेमस है। टीकमगढ़ अदरक के लिए फेमस है, और निवाड़ी भी अदरक के लिए फेमस है। दमोह को चुना गया है चने के लिए, चना की खेती दमोह साइड बहुत पाई जाती है। नरसिंहपुर को चुना है तुअर दाल के लिए, तुअर दाल नरसिंहपुर की फेमस है। फिर छिंदवाड़ा और राजगढ़, ओके, छिंदवाड़ा राजगढ़ एंड आगर मालवा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसे संतरे की खेती के लिए चुना गया है, जहां संतरे की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, राजगढ़, आगर मालवा और छिंदवाड़ा। फिर अगर आए हम सिवनी पे, तो सीताफल की खेती सिवनी में बहुत होती है, सीताफल को एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है सिवनी से। फिर मटर की खेती जबलपुर में काफी पाई जाती है, इसलिए मटर को चुना गया है जबलपुर से। फिर अगर उमरिया की बात करें तो महुआ की खेती उमरिया में भी पाई जाती है, अलीराजपुर और उमरिया दोनों महुआ की खेती बहुत पाई जाती है दोनों जगह। फिर अगर हल्दी की बात करें तो शहडोल को एक जिला एक उत्पाद में रखा गया है हल्दी के लिए, ओके। फिर कारपेट के लिए सीधी एंड सुंदरजा आम, ठीक है, एक प्रकार का आम होता है सुंदरजा आम, और रीवा जो है उसे चुना गया है सुंदरजा आम के लिए। उसके बाद अगर नीचे आए बालाघाट में, तो चावल के लिए, चावल की खेती के लिए बालाघाट को चुना गया है। एक फसल होती है कोडू कुटकी, कोटू कुटकी के लिए चुना गया है सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, ओके, ये 4 स्टेट को। एक प्रकार से अनाज ही होता है जो थोड़ा सा चावल जैसा दिखता है, तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट को कोडू कुटकी के लिए चुना गया है। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद में किस उत्पाद को किस जिले के लिए, किस जिले से चुना गया है। अगर ऑब्जेक्ट देखें तो उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना, एक ब्रांड बनाना कि ये डिस्ट्रिक्ट इस प्रोडक्ट की वजह से भी जाना जाता है, इस डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये प्रोडक्ट इस डिस्ट्रिक्ट का को खास बनाता है। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो लोकल क्राफ्ट है वहाँ का, वहाँ के जो साड़ियाँ बनाते हैं, तो खिलौने बनाते हैं, है ना, अलग अलग चीजें बनाते हैं, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे उसी डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। फिर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज को भी प्रमोट करना। अब कुछ जगह का कोई आम फेमस है, कहीं का और कुछ फल फ्रूट सब कुछ भी फेमस है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज फेमस है, तो उसे प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। फिर एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्रीज में। और लास्ट क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि आने वाले समय में सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट भी अच्छे से इकोनॉमिक वेलफेयर हो, है ना, सभी को रोजगार मिल सके, ये ऑब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट अगर 6th यूनिट की बात की जाए, प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, जैसे हम जब भी कोई नया म्यूजिक बनाया है ना, कोई क्रिएटिव चीज बनाई है, या लिटरेरी वर्क है, आर्ट है, या कोई डिजाइन बनाई है हमने, कोई लोगो है हमारी कंपनी का, नाम है, कोई भी डिस्कवरी की है, तो उसका पेटेंट कॉपीराइट होता है ना, उस ट्रेडमार्क का। तो इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं कि ये ऐसा एक अधिकार है जो अगर आपने
ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या पेटेंट करवाया है तो आपसे ये कोई छीन नहीं सकता है, इससे कोई अपना नहीं बता सकता है अगर आपने इस पे पेटेंट या कॉपीराइट करवाया है तो। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंक्लूड होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हर साल मध्य प्रदेश और हमारा देश ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट करवा रहा है। जैसे अगर 2017-18 में देखें तो इंडिया 47,854 पेटेंट करवा चुका था और 2020-21 तक आते आते 58,503 पेटेंट करवा चुका था। तो ये हर साल इनकी गिनतियां बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ इंडिया ऐसी क्रिएटिव चीज कर रहा है, बना रहा है जिस पर पेटेंट करवा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2017-18 में जहां 190 पेटेंट थे, वहीं 2020-21 आते आते 398 पेटेंट हो चुके हैं, लगभग डबल से भी ज्यादा। देन अगर 7th यूनिट की बात की जाए, रिसेंट ट्रेंड क्या है इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अगर 2011 में 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और अब 74-75% मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 74-75% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड है। 60% इनिशियल स्टेज पर जब देश आजाद हुआ था, जब 60% 70% टोटल पॉपुलेशन थी, पर 2011 में भी लगभग मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और अब 3/4 पॉपुलेशन लगभग 75% 73-74% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है मध्य प्रदेश की। ओके, ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये टोटली मॉनसून पर डिपेंड होता है। ठीक, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स की बात की जाए तो 49% लेबर फोर्स टोटल इनडायरेक्टली ही सही, पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। ओके, जब 5 ईयर प्लान्स बनते थे और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे जो सभी बातें डिस्कस हुई थी, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारी प्रायोरिटी क्या थी, सिर्फ एग्रीकल्चर थी कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1951 में बना था। अब अगर एग्रीकल्चर एरिया की बात की जाए तो 55% एग्रीकल्चर एरिया कंट्री का ऐसा है जो मॉनसून पर डिपेंड होता है। अगर बारिश हुई तो खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड हॉर्टिकल्चर्स। फिर अगर कल्टीवेबल लैंड की बात की जाए तो इंडिया सेकंड रैंक पर आता है पूरे वर्ल्ड में, जिसके पास खेती योग्य जमीन सबसे ज्यादा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद में। थर्ड रैंक पर चाइना सिचुएटेड है। ओके, अगर एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 55% कंट्रीब्यूशन इसका था एग्रीकल्चर का, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद। मतलब 50% से ज्यादा हमारी जीडीपी सिर्फ किस पे निर्भर थी, एग्रीकल्चर पर, आजादी के बाद। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो देखिए इंडिया में 2 टाइप की इंडस्ट्री है, जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सचर है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इंक्लूड है इंडिया में। अगर बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो लॉन्च की थी सरकार ने 2016 में, कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट की थी। ठीक, कोविड-19 के टाइम में अगर ग्रोस वैल्यूएशन एडिशन देखा जाए सर्विस सेक्टर का तो 2019-20 में कितना था, 55%। 2021-22 में थोड़ा कम हो गया, 53% हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। फिर
अगर सर्विस सेक्टर का ग्रोस वैल्यू एडिशन 22-23 में देखा जाए तो और थोड़ा कम हुआ 52.5%। ओके, और जीडीपी देखी जाए 2021 में तो 47%, 47.5% जीडीपी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था इंडिया की जीडीपी में। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। 5th लार्जेस्ट जीडीपी है हमारा इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा इंडिया। फर्स्ट अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और उसके बाद 5th पर इंडिया है। नेक्स्ट अगर 8th यूनिट की बात की जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, सेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। ओके, अब इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर चलाने के लिए 1930 में सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बनी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर इंडिया में बैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली स्टार्ट करना है तो एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो बाकी सभी बैंक्स को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। तो फिर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ओके, और 1935 में रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश हुआ। कब हुआ इस्टेब्लिश? 1935 में। और 1934 एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और एक साल बाद इस्टेब्लिश हुई। ओके, और यही 1949 में 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुई, राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्टेब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ कैपिटल थी। फिर 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, सारे जितने भी टोटल शेयर थे वो किसके हो चुके थे? भारत सरकार के। तो फिर राष्ट्रीयकरण हो गया इसका। फर्स्ट गवर्नर अगर बात करें हम आजादी के पहले तो सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में था, अब इसका हेडक्वार्टर कुछ उसी के कुछ सालों बाद मुंबई शिफ्ट हो चुका है। तो एट प्रेजेंट मुंबई हेडक्वार्टर है आरबीआई का। गवर्नर की बात की जाए, प्रेजेंट गवर्नर की, तो सीडी देशमुख आरबीआई के अभी इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर थे। ओके, आजादी के बाद फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और अगर फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए आजादी के पहले तो सर ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे। अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात की जाए तो सर श्री शक्तिकांत दास, ये अभी प्रेजेंट गवर्नर है, 25th गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास। ओके, सीडी देशमुख फर्स्ट गवर्नर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। अब देखिए कुछ मोनोपोली राइट्स किसको दे रखे हैं? आरबीआई को। जैसे नोट इशू करना, नोट प्रिंट करना सिर्फ आरबीआई का राइट है। किसको छोड़कर? कॉइन्स को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए के नोट या कॉइन्स कौन प्रिंट करती है, कौन बनाती है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस कमेटी है हमारे इंडिया की, वो। ठीक, बाकी जितने भी नोट है 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 रुपए के नोट से लेकर तो 2000 रुपए तक के नोट कौन प्रिंट और इशू करती है? प्रिंट मींस किसके गाइडेंस से प्रिंट होते हैं? आरबीआई के गाइडेंस से प्रिंट होते हैं और आरबीआई के गाइडेंस से ही वो इशू होते हैं। ठीक है, और अदर फंक्शंस भी है आरबीआई के, जैसे सरकार की भी बैंक है, अगर गवर्नमेंट को जरूरत होती है पैसों की, ठीक, तो वो किससे लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक्स ऑफ बैंक है, अगर बैंकों को जरूरत होगी, मान लो एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक को अगर लोन की जरूरत है तो वो किस बैंक से लोन लेगी? हमारी सेंट्रल बैंक से। फिर क्रेडिट कंट्रोल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है कि मार्केट में लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना क्रेडिट उधार कितना होना चाहिए, वो भी आरबीआई डिसाइड करती है। कैसे? आरबीआई ने अगर सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो अपना, तो जो जनता है वो लोन लेना कम कर देगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है।
तो लोन लेना कम कर देगी, तो क्रेडिट कंट्रोल में आ गया। और अगर आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर लो, तो जब जनता को पता चलेगा कि लोन के रेट कम हो गए, इंटरेस्ट रेट, तो जनता पैसा उधार लेकर और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो ये क्रेडिट कंट्रोल भी डायरेक्टली कंट्रोल करती है आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करती है आरबीआई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर इंटरेस्ट लगाकर। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी किसके पास होता है? आरबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी आरबीआई जो है फंक्शनिंग करती है। अगर कोई भी बैंक है, ठीक है, वो अगर डूब रहा है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है या फिर लॉस में जा रहा है, तो उसका मालिक भी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी सारी चीजें, अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन, अदर बैंक्स को भी, अगर इंडस्ट्रियल बैंक है तो उन्हें भी गाइड कौन करेगी, इंस्ट्रक्ट कौन करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एग्रीकल्चर क्रेडिट का अरेंजमेंट भी, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ आरबीआई डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जो भी लोग उसके बैंक के पास डिपॉजिट रखने जाएंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगी, और जिन्हें लोन चाहिए वो कमर्शियल बैंक उन्हें लोन देगी। तो अगर मीनिंग की बात की जाए तो नॉर्मल सा मीनिंग है कि फाइनेंस कमर्शियल बैंक उन्हीं को कहते हैं जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन प्रोवाइड करती है। ठीक। पर ऐसा नहीं है कि जो जो लोन प्रोवाइड करती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो सारे ही कमर्शियल बैंक है। ठीक है, उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूर बोलेंगे हम, पर कमर्शियल बैंक नहीं बोल सकते हैं। ठीक। अब देखिए 1967 के बाद कमर्शियल बैंक को भी क्लासिफाइड कर दिया गया पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ठीक। तो अगर बैंक्स की बात की जाए तो एक होती है शेड्यूल्ड बैंक और एक होती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन सी? जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है। सेकंड शेड्यूल में जो लिस्ट है बैंक्स की, उसमें अगर नाम है तो वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगी। ठीक है, जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख तक। ठीक, 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 लाख से कम है तो वो शेड्यूल बैंक में इंक्लूड नहीं होगी पेडअप कैपिटल। ओके। जॉइंट कंपनी, जॉइंट कैपिटल कंपनी होनी चाहिए। सोल ट्रेडर, एक अकेला इंसान बैंक नहीं बन सकता, बैंक नहीं चला सकता। ओके। अब इसी के आगे देखें अगर नॉन शेड्यूल बैंक्स, तो नॉन शेड्यूल बैंक वो होगी जो आरबीआई एक्ट 1934 की लिस्ट सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। वो कौन सी बैंक होगी? नॉन शेड्यूल बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। तो फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो कि हमारे इंडिया की बिगेस्ट बैंक है। सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक देखे अगर गवर्नमेंट बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक। थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। फोर्थ लार्जेस्ट है कैनरा बैंक। फिफ्थ नंबर पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सिक्स्थ बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। सेवंथ लार्जेस्ट बैंक है इंडियन बैंक। ओके। एट्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाइन्थ पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। 10th पर है यूको बैंक। 11th पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड 12th पर है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें से जो सबसे बड़ी बैंक आप देख चुके हैं, है ना, टॉप 3-4 बैंक आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक सेकंड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड। अगर एसबीआई की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी ये, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 में फिर नेशनलाइज किया गया और नाम चेंज किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली? मिस्टर दिनेश खरा। दिनेश खरा जी जो है अभी एसबीआई के प्रेजेंट चेयरमैन है। इससे आगे जाकर 7 बैंकों को और सब्सिडरी बैंक बनाया गया और इस ग्रुप को स्टेट बैंक ग्रुप कहा गया। ठीक है, जिनका लोगो सेम रखा गया है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के।
एक तो ये भी गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लोन देती है सरकार को, ठीक है। और बैंक्स को भी अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर लोन चाहिए तो बैंक्स को भी लोन प्रोवाइड करती है एसबीआई। एक और मेन फंक्शन है कि आरबीआई का भी क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन कौन फंक्शन फंक्शनिंग करती है एसबीआई। अगर जिस सिटी में आरबीआई नहीं है तो वहां पर आरबीआई का काम कौन करती है, एसबीआई। ये आपको ध्यान रखना है, आरबीआई जिस सिटी में नहीं है वहां पर आरबीआई का काम, जैसे अगर बैंक्स को फंड की जरूरत है, पैसों की जरूरत है ना, तो वो एसबीआई देती है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ना, ताकि प्राइस ज्यादा महंगाई ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, और इकोनॉमिक ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाती है आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। अब जैसे उद्देश्य हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे, तो आप समझेंगे जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, तो महंगाई ना बढ़े, इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। पैसों को लेके बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है कि इतना ही पैसा होना चाहिए बैंक्स के पास, अगर लोन लेना है तो इसी इतने इंटरेस्ट पर ही लोन प्रोवाइड होगा, ये सारी चीजें होती है। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो भी ज्यादा तेजी से बढ़ता या घटता नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के कारण। फुल एम्प्लॉयमेंट हो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, मनी प्रॉपर अवेलेबल रहे मार्केट में, महंगाई या मंदी ना आए, है ना, इनकम में स्टेबिलिटी रहे, ठीक, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर तालमेल बना रहे। ये ऑब्जेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड है, अगर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट है बैंक रेट। अब बैंक रेट किसे कहते हैं, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है कुछ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो वो बदले में जो इंटरेस्ट लेगा वो बैंक का रेट कहलाता है, ठीक है। आरबीआई ने किसी भी बैंक को लोन दिया है और बदले में इंटरेस्ट लिया है तो उस रेट को बैंक का रेट कहते हैं, पर कैसा लोन, लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद अगर सेकंड देखें रेपो रेट, तो रेपो रेट में भी सेम चीज होगी, आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देगा पर कैसा लोन, शॉर्ट टर्म लोन, थोड़े ही समय के लिए, तो बदले में जो इंटरेस्ट रेट लेगा वो रेपो रेट कहलाता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है आरबीआई, और रेपो रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट कहलाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को। फिर है रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए रेपो रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगी, ठीक है, वो किसी भी काम के लिए ले सकती है, आरबीआई को जरूरत नहीं होती है, बट एज अ सिक्योरिटी, एज अ डिपॉजिट दे रही है वो, है ना, आगे के लिए, तो बदले में जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। इसमें रिवर्स हो रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रही है, ओके, डिपॉजिट के लिए। फिर एक कैश रिजर्व रेशो, तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को कुछ कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास में, डिपॉजिट रखना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है हर कमर्शियल बैंक के लिए, और किस फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश में, तो ये कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। ये आरबीआई डिसाइड करती है कि सभी बैंक्स को कितना परसेंट, 4%, 5%, 3%, कितने परसेंट कैश रिजर्व रेशो हमारे पास रखना है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। इसके बाद है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। तो देखिए इसमें भी डिपॉजिट तो रखना है पर कैश नहीं रखना है, इसमें गोल्ड हो सकता है, फॉरेन करेंसी हो सकती है, कोई भी और अप्रूव सिक्योरिटी हो सकती है जो कि बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, मैंडेटरी है, गोल्ड, फॉरेन करेंसी और कोई भी सिक्योरिटी, ये भी मैंडेटरी है कि आपको इतने परसेंट देना ही है कैश के अलावा, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहलाता है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय या सेल करती, खरीदती या बेचती है ओपन मार्केट में, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गवर्नमेंट
सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो अगर खरीदती या बेचती है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ये किसलिए होता है? जब जनता से पैसे लेने हो, जनता के पैसे चाहिए हो, तो सिक्योरिटी सेल करेगी, तो जब खरीदेंगे तो बदले में पैसे देंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में पैसे वापस से मनी का सप्लाई बढ़ाना है तो वापस फिर से आरबीआई सिक्योरिटी बाय करेगी, तो जब खरीदेगी बदले में पैसे देगी, तो वापस से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में। फिर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये भी एक प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है जिसे सेंट्रल बैंक आरबीआई मैनेज करती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पर जो है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक। फिर है क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए क्वांटिटेटिव में क्या था, कुछ परसेंट की बात हो रही थी सभी में, रेपो रेट में, बैंक रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, कि कुछ परसेंट आपको देना है, 3%, 4%। यहाँ पर अब क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखती है आरबीआई। तो फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, आरबीआई मार्जिन डिसाइड करती है कि आपको अगर सामने वाली जनता या कोई भी एक इंसान 1 करोड़ की सिक्योरिटी, मान लो उसने अपना घर गिरवी रखा है, बदले में लोन चाहिए, घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, तो आरबीआई डिसाइड करेगी कि आपको 80% लोन देना है सिक्योरिटी का, 70% देना है या 90% देना है। आरबीआई ने कहा है कि आपको 80% लोन देना है सिक्योरिटी का, तो कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक अगर वो 1 करोड़ रुपए का घर गिरवी रख रहा है तो 80 लाख रुपए ही देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो ये क्या है, दोनों के बीच में मार्जिन है 20 लाख रुपए का, तो ये मार्जिन कितना होना चाहिए ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। फिर है रेशनल ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आरबीआई डिसाइड करती है कि आपको मैक्सिमम कितने तक लिमिट की लोन देना है। अगर कोई आया है, कोई इंसान आया है और उसने कहा है कि मुझे 10 करोड़ का लोन देना है, अगर आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि 10 करोड़ का लोन आप किसी एक पर्सन को दे सकते हो तो दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आरबीआई ने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का लोन किसी भी एक पर्सन को नहीं दिया जा सकता है, तो वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहलाती है कि लिमिट है कि इतने ही लिमिट तक आप किसी को लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो देखिए जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है वो नॉन बैंक्स कहलाएगी, जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, ओके। ये ना तो डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं जैसे बैंक अदर बैंक्स कर सकती है, ना ही चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मेनली 2 टाइप से क्लासिफाइड है, डेवलपमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट बैंक कौन सी होगी, जो इस पे वो इंस्टीट्यूट जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक कौन कहलाएगी, जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जैसे आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईआरबीआई, ठीक है, सीएफसी। ये बैंक्स जो ये कंपनीज जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती है। ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है, पर कमर्शियल बैंक नहीं कहलाती है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगी, जैसे जीआईसी, यूटीआई, एलआईसी, ओके। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी में हम जो फंड डिपॉजिट करवाते हैं वो हम कितने टाइम के लिए करवाते हैं, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर्स को ओनली प्रोवाइड करवाती है और उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे जीआईसी, यूटीआई, एलआईसी। तो ये फाइनेंसिंग कंपनीज थे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक्स। फिर अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की बात करें तो सेबी स्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ओके। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखना है। 1988 में नरसिम्हा कमेटी ने के रिकमेंडेशन पर, ठीक, 1988 में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था।
और इसे क्या माना गया है, स्टेचुटरी बॉडी माना गया है। ठीक, सेबी एक्ट प्रॉपर कब बना था, 1992 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रीजनल ऑफिस 4 जगह पर है, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई। इनिशियल सेबी की कैपिटल कितनी थी, 7.5 करोड़ 1988 में। ओके, इसकी प्रमोटर कंपनीज कौन कौन सी है, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड आईएफसीआई। से 2015 में मार्केट इसे किससे मर्ज किया गया, मार्केट कमीशन से सेबी को मर्ज किया गया, जो कि एक तरह से मान सकते हैं कि जो शेयर मार्केट भी है वो पूरा अरेंज प्रॉपर कंट्रोल मैनेज कौन करता है, सेबी करती है। ऑब्जेक्ट देखें तो सेबी के क्या क्या उद्देश्य है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट रखना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना। ओके, सिक्योरिटी मार्केट को एक्सपांड करना, डेवलप करना। तो डेवलप्ड जब भी होगा जब एक ट्रस्टेबल अथॉरिटी डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल या मैनेज करके रखेगा। फिर कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाना भी सेबी का काम है। ओके, सुपरवाइज करना सेबी का काम है, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर को। तो ये सेबी के ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट 9, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जैसे फर्स्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इन इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडिया ने ये जो एक्ट बनाया था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसका 1992 है ना, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉलिसी बनाई है कि क्या क्या चीज कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं करना है, किस रेट पर एक्सपोर्ट होगी, किस रेट पर इंपोर्ट होगी, और बहुत सारे बैरियर से इस पॉलिसी के अंदर जो किसने बनाया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में बने हैं। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग 2023 में जो बनी है उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक, इसके मेजर गोल क्या है, एक तो जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्टर है, ठीक, उनको इनकरेज करना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, हम कम से कम इंटरेस्ट लेंगे आपसे और ना के बराबर इंटरेस्ट लेंगे, टैक्सेस लगाएंगे। ठीक, और 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये, उसमें अगर एक्सपोर्ट देखें तो इंक्रीज भी हुआ है लगभग 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक, 2030 तक ये एक मेजर गोल है 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। G20 मीटिंग अभी हमारे इंडिया में ही हुई थी, दिल्ली में। तो आपको G20 के बारे में भी या ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन G20 से रिलेटेड आएंगे। G20 का क्या नाम है, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1999 में। ठीक, इसमें स्टार्टिंग में 7 मेंबर शामिल थे, यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और यूके। आगे जाकर फिर लगभग 19 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुकी है। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये लगभग 19 कंट्रीज शामिल हो चुकी है और 2 देश और बाद में शामिल हुए हैं। ठीक, तो अब टोटल देखा जाए तो 21 कंट्रीज हो चुकी है। इंडिया और G20 से रिलेटेड जो इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे इंडिया कब G20 का मेंबर बना था, तो ये है 2008। तो साल 2008 में इंडिया G20 का मेंबर बना था। इंडिया G20 का कौन से नंबर का मेंबर बना था, तो इंडिया G20 का 8th मेंबर बना था, 7 पहले से थे। ठीक है, फिर 8th कंट्री इंडिया थी जो कि G20 की मेंबर बनी थी। ओके, इंडिया में जो 2023 में लास्ट ईयर सितंबर में 2023 में G20 मीटिंग हुई थी, वो कौन से नंबर की G20 मीटिंग थी, तो 18th नंबर की G20 मीटिंग थी, 18th G20 समिट थी, जो
इंडिया में हुई थी 2023 में। कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम, ओके, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में G20 मीटिंग सबमिट हुई थी 2023 सितंबर में, 9-10 सितंबर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज को भी इनवाइट किया था इंडिया ने, बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ठीक है, एज अ गेस्ट इंडिया ने इनवाइट किया था। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया था, जैसे यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हें भी इंडिया ने इनवाइट किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे रिलेटेड। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो देखिए क्या थीम था G20 अभी जो हुई थी इंडिया में, तो थीम था कि वासुदेवा कुटुंबकम, ठीक है, मीन्स एक धरती एक परिवार, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इस जो इंडिया में G20 समिट हुई थी 18, उसका थीम रखा था इंडिया में, वासुदेवा कुटुंबकम, ठीक है। और ये टॉपिक किससे इंस्पायर है? प्राचीन संस्कृत के शब्द है उपनिषद के, ठीक है। जो लोगो है G20 का, ठीक, वो भी इंडिया के नेशनल फ्लैग से इंस्पायर था और उसी कलर का था, सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, ठीक। इसके बाद सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985 में, 1985 दिसंबर में सार्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक। और लगभग 7 फाउंडिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सार्स नाम क्यों है? क्योंकि साउथ की, जैसे फुल फॉर्म में ही आपको समझ आ रहा होगा कि साउथ क्या, सॉरी, एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, ओके। 7 कंट्रीज है एशिया की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ओके। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? कोलंबिया में 1981 में, जब ये सोचा था कि इसी कोई ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, और फिर आगे जाके ये ग्रुप बना। इसके फाउंडर कौन है? ज़ौर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका एम क्या है? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धता के लिए, है ना, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्निकल साइंस कल्चर को प्रमोट करना, सभी को एक साथ मिलकर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक हो, समाज हो, सभी को एक साथ प्रमोट करना है, आगे बढ़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जितने भी ये 7 कंट्रीज हैं। फिर सभी को आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। इसके लिए मजबूती से आगे कदम बढ़ाएं सभी देश। जो भी प्रॉब्लम्स आती है एक दूसरे के बीच में, उसको समझना है ना, तो अंडरस्टैंडिंग भी बनाए रखना है। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है सार्स का। उसके बाद एशियन, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये भी ग्रुप बनाया हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये स्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? बैंकॉक में, ठीक है, 1967 में, थाईलैंड, ओके, थाईलैंड के बैंकॉक में 1967 में स्टेब्लिश हुआ था। अब इसका एम क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका मेन मोटो है। अगर वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज ही वर्किंग लैंग्वेज कहलाएगी अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो। हेडक्वार्टर अब 1976 में कहां पर हो चुका है इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश? इंडोनेशिया में, ओके। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो किम हॉन 2023 से लेकर 2028 तक इसके जनरल सेक्रेटरी है, 15th जनरल सेक्रेटरी, ओके। 43rd एशियन समिट
सितंबर 2023 में हुई थी इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, ठीक। ये नाम ध्यान रखना है एशियन समिट के, जो कि 43rd एशियन समिट हुई थी 2023 में। इसके प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, ठीक। थीम क्या था? एशियन मैटर्स ग्रोथ, ठीक है। तो इसी तरह एमपीपीएससी के बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।